नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से टेट, एसटेट, सीटेट के लिए हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज मैं हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे में रेखांकित पद है, इसमें आपको रेखांकित कर देते हैं। तो इसमें आपके लिए पूछा जा रहा है कि आप क्या है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। तो ये आपको रेखांकित किया गया, आप क्या है ये आपको बताना है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी क्रिया। इसका विकल्प सी सही है, सर्वनाम। आप शब्द सर्वनाम है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम शब्द आते हैं। मैं एक वचन और हम बहुवचन होता है। ये वक्ता बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और तू, तुम, आप ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयोग होते हैं। तो आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें से कृदंत है, ये प्रश्न 2 है। इनमें से कृदंत है। कृदंत क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हैं क्या? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि किसी शब्द के पहले, जैसे उपसर्ग क्या होता है, वो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। कभी कभी एक नया शब्द बना देता है और कभी कभी शब्द का उल्टा कर देता है, मतलब उसके अर्थ को उल्टा कर देता है, विलोम बना देता है। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन सा? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कृदंत है। कृदंत कौन से अव्यय होते हैं जो कृत प्रत्यय से बनते हैं शब्द, उन्हें हम कृदंत कहते हैं। तो देखते हैं। ए मिठाई, बी लड़ाई, सी दवाई, डी ताई। इसका विकल्प बी सही है, लड़ाई। लड़ाई कृदंत है। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो कृदंत शब्द होते हैं जो कृत प्रत्यय से बनते हैं। तो मिठाई क्या है? मिठाई तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के योग से बनते हैं। तो मीठा विशेषण है, मिठाई ये तद्धित प्रत्यय है। दवा, दवा क्या है? संज्ञा है, तो दवाई ये भी तद्धित प्रत्यय हो गया। ताई एक रिश्ता है, ये भी तद्धित प्रत्यय हो गया। और बी, यहाँ पर बी विकल्प जो है, यहाँ लड़ना मूल शब्द है। तो लड़ना से लड़ाई, लड़ना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया वाले शब्द हैं। तो जो प्रत्यय क्रिया से बनते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो यहाँ लड़ना मूल शब्द है और लड़ना से लड़ाई, इसलिए ये कृदंत है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? ए क्रिया, बी सर्वनाम, सी संज्ञा, डी क्रिया विशेषण। इसका विकल्प डी सही है, क्रिया विशेषण। यदि आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, जिसमें किसी स्थान का वर्णन होता है, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इस प्रकार के शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में काल, समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, परसों, नरसों, अब, अभी। इसके अतिरिक्त परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जैसे ज़्यादा, बहुत, थोड़ा, कम, इस प्रकार के शब्द
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कार्य करने की रीत या ढंग का बोध होता है, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी आदि। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ये क्रिया विशेषण है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है जहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी इसका गैस नहीं होगा, गारसा होगा, गारसा दातासी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। तो इसका विकल्प बी सही है, गारसा दातासी। ये गारसा है, गा में आ की मात्रा, छोटा सा में आ की मात्रा और ऊपर रा लगेगा, गारसा दातासी। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा दातासी ने। और ये फ्रेंच, इन्होंने किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और ये फ्रेंच विद्वान थे। इनकी रचना का नाम है इस्तवार दाला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। देखो बच्चों, जो मौखिक भाषा होती है उसमें जैसे आ, ई, उ, तो ये सब क्या है? मौखिक है। इसी को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो यही लिपि कहलाता है। और लिपि चिन्ह क्या होते हैं? इनको जब हम क्रम से लिखते हैं, व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, तो इन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका विकल्प डी सही है, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसका विकल्प डी सही है, वर्णमाला। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ए नदी, बी प्रत्येक, सी साधु, डी घर। इसका विकल्प बी सही है, प्रत्येक। प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, इसका कभी भी बहुवचन नहीं होता है। जैसे प्रत्येक को भोजन दो, प्रत्येक ने भोजन कर लिया, माने हर एक ने भोजन कर लिया। और तीनों जो है इनका बहुवचन होता है। जैसे नदी माने एक नदी, जब इसको नदियों कर देंगे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। या नदियां कर देंगे तब भी बहुवचन। साधु का साधुओं, घर का घरों, बहुवचन हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए जत्था, बी तपसी, सी थोड़ा, डी अग्नि। इसका विकल्प डी सही है, अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं। मतलब जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे उसी तरह से आज भी प्रयोग होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब उनकी भी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन वो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है? ए वृत्ताकार स्वर, बी संवृत्त स्वर, सी अनुनासिक स्वर, डी निरनुनासिक स्वर। इसका विकल्प डी सही है, निरनुनासिक स्वर। निरनुनासिक वह होते हैं जिनके उच्चारण में नाक का सहारा बिल्कुल नहीं लिया जाता, केवल मुंह का सहारा लिया जाता है। उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, अगर, मगर, इस प्रकार के शब्द निरनुनासिक होते हैं। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 9, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है? ए वाक्य के प्रारंभ में, बी वाक्य के मध्य में, सी वाक्य के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, वाक्य के अंत में।
जहाँ पर भी वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी का निजी विराम चिन्ह माना जाता है और इसका उपनाम है खड़ी पाई। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, इनमें से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इनमें से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ए पाठक, बी प्राण, सी नदी, डी स्त्री। इसका विकल्प बी सही है, प्राण। प्राण का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, इसका एक वचन नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, जैसे प्राण, दर्शन, दर्शक, केश या बाल, इसके ओठ, हस्ताक्षर। तो इन शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, इनका कभी भी एक वचन नहीं होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी कृष्ण गीतावली, डी भक्तमाल। इसका विकल्प डी सही है, भक्तमाल। भक्तमाल रचना जो है ये तुलसीदास जी की नहीं है, ये नाभादास जी की है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की रचना है। और तीनों ही तुलसीदास जी की रचना है। और तुलसीदास जी की सबसे अमर कृति क्या है? रामचरितमानस। आपसे पूछा जा सकता है तुलसीदास की रचनाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 12 रचनाएं हैं इनकी कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं। और रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी की कीर्ति का सबसे प्रमुख माने प्रमुख ग्रंथ है। और ये किस विधा की रचना है? महाकाव्य है। रामचरितमानस की विधा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? महाकाव्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है और ये अवधी भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। और इसमें 7 कांड हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी प्रेमचंद युग। इसका विकल्प ए सही है, भारतेंदु युग। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु जी से प्रारंभ होता है, जिसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ए क्रिया विशेषण, बी विशेष, सी विशेषण, डी संज्ञा। इसका विकल्प सी सही है, विशेषण। जहाँ किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो मौसम की विशेषता यहाँ बताई जा रही। मौसम की विशेषता क्या है? वो सुहावना सा है। तो सुहावना शब्द विशेषण है और मौसम यहाँ पर विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं और जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 14, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अल, बी अल, सी अलन, डी अलम। इसका विकल्प डी सही है, अलम। तो उपसर्ग क्या होता है बच्चों? उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होता। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश, शब्द का अंश, टुकड़ा या भाग। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर कभी कभी उस शब्द के अर्थ में को परिवर्तित कर देते हैं, कभी कभी उसका विलोम बना देते हैं, उल्टा कर देते हैं और कभी कभी शब्द में विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ कार मूल शब्द है, इसमें अलम उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? अलंकार। तो ये अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग है। अलम का क्या अर्थ होता है? आभूषण। और कार का अर्थ होता है करने वाला, जो आभूषित करे, सुशोभित करे, सौंदर्य बढ़ाए, वही अलंकार कहलाता है। तो अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग है। इसका विकल्प डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15,
दिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। दिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू, डी शहीद। इसका विकल्प बी सही है, गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है गेहूं। इसका तद्भव है गेहूं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16। प्रश्न 16, निम्न में से लोकोक्ति को चुनिए। ए अंधे की लकड़ी, बी 9 2 11 होना, सी गले पड़ना, डी अधजल गगरी छलकत जाए। इसका विकल्प डी सही है, अधजल गगरी छलकत जाए। यह लोकोक्ति है और अन्य तीनों मुहावरे हैं। बच्चों, मुहावरा क्या है? वो वाक्यांश होता है और लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक प्लस युक्ति, अर्थात लोक में, संसार में प्रचलित जो कथन होती हैं उन्हीं को हम लोकोक्ति कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। ए पीला, बी जलज, सी पर, डी दूध वाला। इसका विकल्प बी सही है, जलज। जलज योगरूढ़ शब्द है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे विकल्प सी में पर शब्द दिया है, जब हम इसको अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पा प्लस रा। ना पा का कोई अर्थ निकल रहा है ना रा का, तो ये क्या है? ये है रूढ़ शब्द। और ये पीला क्या है? पीला भी रूढ़ शब्द है, पी प्लस ला। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिनके टुकड़े करने पर कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे विकल्प डी है, ये यौगिक शब्द है। दूध वाला, दूध का भी अर्थ निकल रहा है, वाला का भी। और जलज क्या है? जहाँ दोनों पदों के, जब हम जलज को तोड़ देंगे क्या हो जाएगा? जल प्लस जा। तो दोनों शब्दों के मिलाकर जो एक तीसरा अर्थ भी निकलता है और तीसरा सार्थक अर्थ निकलता है, उसी को हम योगरूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, जल माने क्या होता है? पानी। जा माने जन्मा, उत्पन्न हुआ। तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो इसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर योगरूढ़ शब्द है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ए हिंदी से, बी संस्कृत से, सी तमिल से, डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। इसका विकल्प डी सही है, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से सम्मिलित है, माने सभी में दिया जाता है। किसी विशेष रचना के लिए सभी में दिया जाता है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं की कुल संख्या है 22। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। और हिंदी में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, चिदम्बरा नामक कृति पर। कौन सी कृति पर? चिदम्बरा नामक कृति पर सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, निम्न में तत्सम शब्द है। ए जमीन, बी शून्य, सी खुद, डी मजबूत। इसका विकल्प बी सही है, शून्य। शून्य शब्द क्या है? तत्सम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ए तरंग, बी घोटक, सी घोड़ा, डी है। इसका विकल्प ए सही है, तरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर, लेकिन इसमें अगर तरंग को तुरंग कर दिया जाता, तरंग में ओ की मात्रा लग जाती, तो यह अश्व का पर्यायवाची हो जाता। तरंग को यदि तुरंग लिखा रहेगा, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है तुरंग, तो ये अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन यदि ऊ की मात्रा हटा दी जाएगी तो तरंग लहर का पर्यायवाची होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21,
जो सर्वनाम शब्द वक्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता, जो सर्वनाम शब्द, यहाँ बेटा कामा नहीं लगा है तो आप लोग समझ लेना, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो इसका विकल्प बी सही, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, जो वक्ता बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें मैं एक वचन और हम बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यह श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, इसमें तू तुम आप आदि शब्द आते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो ना वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है बोलने वाले के लिए, ना श्रोता सुनने वाले के लिए, ये किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है और इनमें ये वो ये वे आदि शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, वो आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? ए हेतु मध्य भविष्यत काल, बी भूतकाल, सी संभाव्य भविष्यत काल, डी सामान्य भविष्यत काल। इसका विकल्प ए सही है। हेतु ये मध्य नहीं होगा, मध्य होगा। हेतु मध्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। इसमें ये या नहीं रहेगा, हेतु मध्य होता है। हेतु मध्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु मध्य भविष्य काल वहाँ होता है जहाँ एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर आश्रित हो। जब पहला कार्य होगा तभी दूसरा कार्य भी होगा, जब पहला कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य भी नहीं होगा। जैसे वो आए तो मैं जाऊं, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर हेतु मध्य भविष्य काल है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ए सा दंत, बी सा मूर्धन्य, सी सा तालव्य, डी चा कंठ। इसका विकल्प ए सही है, सा दंत। सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दांत है। विकल्प बी जैसे ये गलत है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसका उच्चारण स्थान विकल्प बी में तालु है। और सी देखते हैं, सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और चा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु या तालव्य है। चा का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी शब्द का विलोम बताइए। लंबी योग साधना से उसका वो ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी शब्द का विलोम बताइए। ए कांतिहीन, बी मलिन, सी को शोकाकुल, डी कामुक। इसका विकल्प बी सही है, मलिन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली, डी न्याय। इसका विकल्प डी सही है, न्याय। इसका विकल्प डी सही है, न्याय। देखो बच्चों, इसको आप बोल के समझ सकते हो कि शब्द का लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे मंत्रणा की गई, सभा विसर्जित हो गई, मंडली वहाँ बहुत बड़ी मंडली है, मंडली लगी है। तो इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हो, तीनों ही स्त्रीलिंग है। और डी न्याय, न्याय हुआ,
वहाँ पर न्याय हुआ, वहाँ न्याय नहीं हुआ। तो इस प्रकार से न्याय शब्द पुल्लिंग है और अन्य तीनों स्त्रीलिंग हैं। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे, और यदि कोई भी प्रश्न आपको थोड़ा सा भी कहीं पर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करो, आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। और बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चैनल के माध्यम से 25 प्रश्न की सीरीज हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण के 25 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।